नमस्कार। एक बार हम फिर हाजिर हैं कुछ नए मुद्दों के साथ। एक नाम और हिंदुस्तान में आज सुबह से चर्चा में है और शायद सोशल मीडिया के सहारे आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। जॉर्ज सोरोस। आखिर ये कौन है और इनकी मंशा क्या है? कुछ दिनों पहले हम सब ने देखा एक कंपनी का नाम अचानक हिंदुस्तान में सबकी जबान पे चढ़ा, हिंडनबर्ग। उस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की अडानी के खिलाफ, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस थे और आज टॉप 20 में भी नहीं है, 20 सबसे ज्यादा पैसे वालों की सूची से बाहर हैं। और हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार अगर बंद लिफाफे में नाम देना चाहती है उस कमेटी का, जो कमेटी उस पर जांच करेगी, तो मंजूर नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको हमने बताया। अब एक नाम जिसका मैंने जिक्र किया, जॉर्ज सोरोस। अचानक ये नाम क्यों आया और जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या भूमिका है, भारत से उसका क्या लेना देना है? जॉर्ज सोरोस हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है जिनकी उम्र 92 साल है। 92 इयर्स ओल्ड जॉर्ज सोरोस ने कल एक बयान दिया और उस बयान के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो गई। मैं जॉर्ज सोरोस के बारे में भी बताऊंगा आपको, उस बयान के बारे में भी बताऊंगा और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत को लेकर के अलग अलग साजिशें रची जा रही हैं और हिंदुस्तान में इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत का लोकतंत्र भारत के लोगों से चलेगा, न कि बाहर बैठे किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसी शक्तियों से जो भारत के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचती। देखिए क्या हुआ अभी कुछ दिनों, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आपको बात समझने में सुविधा होगी। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो तरह तरह की बातें शुरू हुई। किसी ने कहा कि एक हफ्ते में रशिया यूक्रेन को खत्म कर देगा और वो नेटो का देश नहीं है, इसलिए उसमें ब्रिटेन या बाकी सारे देश खुलकर उसके साथ लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये छद्मवार शुरू हुआ और यूक्रेन को नेटो देश नहीं होने के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने खुलकर पीछे पीछे से मदद की। लड़ाई अभी भी जारी है, साल भर से ज्यादा हो गए हैं। उस दौरान क्या हुआ, एक सबसे बड़ी बात जो हुई कि रशिया पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए गए और भारत पर भी यह दबाव बना कि आप वहां से गैस ऑयल मत लीजिए भाई, मत खरीदिए। हालांकि यूरोप करता रहा, यूरोप की जरूरत है, यूरोप के गैस रशिया से ही पूरे होते रहे, लेकिन वो भारत पे आरोप दबाव बनता रहा, इसलिए कि रशिया से कम पैसे में, सस्ते पैसे में, मतलब अगर आप दुनिया की तुलना में अगर देखें तो बाकी जगह से अगर गैस हिंदुस्तान खरीदता तो रशिया, क्योंकि उस समय परेशान था, उसके पास बायर्स कम हो रहे थे, तो रशिया ने कम पैसे में भारत को देना पसंद किया और भारत को अपना फायदा दिखा तो उन्होंने ऐसा लिया। भारत पे एक दबाव बनाया गया चारों तरफ से और आप लोगों ने देखा होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई जगह, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कई जगह ये बात खुल के कही कि भाई हिंदुस्तानियों को जो जिससे लाभ होगा हम वो फैसला लेंगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस ने इस बात को भी आधार बनाया। जॉर्ज सोरोस जैसे हिंडनबर्ग शॉर्ट खेलती है, यानी सट्टेबाजी करती है शेयर मार्केट में, जॉर्ज सोरोस का काम क्या रहा है कि वो करेंसी को गिराते हैं, देशों की, दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी को गिराते हैं और करेंसी जब गिरती है तो उसका वो लाभ लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। देखिए 90 के दशक में पूरी दुनिया खुल रही थी, भारत के लिए भी खुल रही थी। एक उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं, उसका दौर पूरी दुनिया में बदल रहा था और हिंदुस्तान भी उसका हिस्सा बन रहा था। उसी वक्त ये भी यूरोप में कोशिश की जा रही थी कि यूरोप को एक संगठित बनाया जाए और संगठन में क्या करें कि
उसकी करेंसी पर काम करें, एक यूनाइटेड करेंसी हो, और यूरोपियन यूनियन बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। उस वक्त यूरो नहीं आया था। यूरो आजकल यूरोप के देशों की एक ही करेंसी है, यूरो। तो यूरो उस वक्त नहीं आया था। तो 1992 में, बल्कि 90s में, 1990 में क्या हुआ कि एक प्रयास शुरू हुआ। यूरो को लाने से पहले एक प्रयास शुरू किया गया, ERM, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। यूरोप में एक प्रयास शुरू हुआ कि भाई इसी मैकेनिज्म से हम लोग पूरे अपने देशों के करेंसी का आधार तय करेंगे, उसकी कितनी वैल्यू होगी वो तय करेंगे। ब्रिटेन और जर्मनी में लड़ाई चल रही थी। दोनों जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी एक हो चुके थे, और उनका जो इन्फ्लेशन था ब्रिटेन की तुलना में कम था, तो उनकी करेंसी का भाव ज़्यादा हो रहा था। ब्रिटेन वो नहीं चाह रहा था। ये लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई के बीच में क्या हुआ कि इन शख्स ने, जॉर्ज सोरोस ने, एक ऐसी रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट के बाद, या ऐसे बयान भी दिए, ऐसी रिपोर्ट जारी की, और पाउंड स्टर्लिंग का रेट गिरना शुरू हुआ। इतनी मतलब इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से करेंसी इतने खरीदे गए कि ब्रिटेन को मजबूर होकर ERM से अपने पाउंड स्टर्लिंग बाहर करनी पड़ी। ये 16 सितंबर 1992 को हुआ, जिसको ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। ब्रिटेन के इतिहास में ब्लैक वेडनेसडे एक, आप किसी को भी पूछेंगे, किसी इकोनॉमिस्ट को, तो सबको मालूम होगा। आम लोगों को वो परेशानी मालूम है, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास का सबसे खराब दिन था, क्योंकि इनके पैसे की वैल्यू सबसे बुरी स्थिति में पहुंच गई थी। और उसका नुकसान क्या हुआ, उस वक्त के प्रधानमंत्री जॉन मेजर को भी अपनी कुर्सी बाद में गंवानी पड़ी। खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस एक आधार आपको बताया। अब देखिए, जो व्यक्ति ब्रिटेन तक के करेंसी को गिरा करके अपना फायदा कमाता हो, और पैसा इन्होंने सट्टेबाजी से अकूत बनाया है। 2.5 लाख करोड़ अपने ट्रस्ट को दिए, ओपन सोसाइटी बनाई, उसको ट्रस्ट को दिए। और इनका काम क्या है, दुनिया भर में जहां जहां नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, उनके खिलाफ साजिश रच के, उनके खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट जारी करके, और वहां फंड करके, और उनकी सरकारों को गिराना। अब देखिए, ये आदमी क्या कहता है। ये आदमी कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक नहीं है, और हम चाहते हैं कि वहां की डेमोक्रेसी में बदलाव हो। अरे भाई, आप कौन होते हैं? 22 करोड़ वोटर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 24 में नहीं देंगे तो वो नहीं बनेंगे, जिसको देंगे वो बनेंगे। उसके पहले कांग्रेस को अगर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए वोट देते हैं, तो वो वहां के लोकतंत्र में उनका के लोकतांत्रिक अधिकार है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसे चलेगा? और भारत के प्रधानमंत्री को, जो डेमोक्रेटिक कंट्री का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का एक प्रधानमंत्री है, और आप सट्टेबाज अमेरिका में बैठ करके ये बयान देते हैं कि भारतीय लोकतंत्र तो भारत में ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक व्यक्ति नहीं है नरेंद्र मोदी। और फिर स्टेटमेंट अगला क्या है कि अडानी के शेयर्स देखिए कैसे गिर गए। अडानी पर इनको पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, अडानी पर इनको अपने बातें अपनी स्पष्ट करनी चाहिए। अडानी के पैसे, फिर उसके बाद वहां तक, अडानी तक नहीं रुकते, फिर आप आते हैं कहां? मुसलमानों पर, कि मुसलमानों के खिलाफ मोदी की साजिश है। यह हिंदुस्तान को तय करने दीजिए ना। और मैं आप लोगों से ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब भी हमने कहा कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। एक सट्टेबाज की कंपनी, कई लोगों ने सवाल किया कि क्या एक सट्टेबाज की कंपनी इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है, और इतने बड़े लेवल पर कैसे दूसरे नंबर के व्यवसायी को, अमीर को 20वें नंबर से बाहर कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। भारत की ताकत बढ़ रही है, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। अगर आपको लगता है, देखिए हिंदुस्तान में क्या है, दो तरह की बातें होती हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि हम क्या है कि गोरों के पीछे भागते हैं। गोरी चमड़ी हमको बहुत प्यारी है, हमको अपने लोग जो बात कहते हैं वो पसंद नहीं आती, जो दूसरे कहते हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपको पहले तो इसको ठीक करना होगा, और आपको समझना होगा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के सहारे ही चलेगा।
हिंदुस्तान ने तरक्की की है पिछले 10, 20, 25, 30 सालों में, इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता। समस्याएं अगर आपके देश की हैं, हमारे देश की हैं, तो हम अपने खुद से बैठ कर निपटाएंगे उन समस्याओं को। अगर अडानी ने गड़बड़ की है तो हमारी सुप्रीम अदालत है, वो फैसला लेगी। अगर हम सुप्रीम अदालत की अडानी पर बात मानने को तैयार हैं तो हमको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी बात माननी चाहिए। मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र भी इसलिए कर रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस ने उसका भी जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और ऐसी पूरी शक्तियां भारत की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं, और उस ताकत की वजह से ऊपर से तो वो बहुत मीठे मीठे बात कर रहे हैं, ऊपर से तो वो कहने को ये भी कह रहे हैं कि भाई रूस और यूक्रेन की लड़ाई मोदी जी रुकवा दें, चाहे वो कमेंट करके कह रहे हों या किस तरीके से भी कह रहे हों, उनके बयान, लेकिन उनके विदेश मंत्रालयों के बयान आ रहे हैं, तो कहने को तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर आप भारत की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं, भारत की बढ़ती ताकत से आप चिंतित हैं और आप उसके लिए जेलस भी हैं। नतीजा क्या है? आप साजिश रच रहे हैं और हिंदुस्तानियों को साजिश समझ में नहीं आ रही। आप अपने ही देश के अमीर व्यक्ति के खिलाफ, कॉर्पोरेट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे खड़े हो जाइए, आप कहिए ईडी को जांच करे, आप कहिए सीबीआई को जांच करे। हिंडनबर्ग क्यों जांच करेगा? जॉर्ज सोरोस कौन होता है? 92 साल की उम्र में जिस व्यक्ति का हम लोग अगर कहें तो कब्र में पांव लटके हुए हों, और उस व्यक्ति को क्या पड़ी है भाई हिंदुस्तान की राजनीति में बोलने का? इसका मतलब यह है कि वो साजिश सिर्फ जॉर्ज सोरोस की वजह से नहीं हो रही है, वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है और उसमें भारत को कमजोर करने की बात की जा रही है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि जॉर्ज सोरोस के बयान की निंदा कांग्रेस ने भी की है कि हमारी डेमोक्रेसी में आप बोलने वाले कौन होते हैं। लेकिन मेरा आज आप लोगों से रूबरू होना इसलिए मुझे लगा कि होना चाहिए कि आप समझिए कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग आखिर चाहते क्या हैं। ये वो लोग हैं जो अभी तक हिंदुस्तान पर अलग अलग तरीके से अपनी ताकत दिखाते रहे हैं। अब हिंदुस्तान अपनी ताकत दिखाने की स्थिति में है। ठीक है कि हम सबसे बड़े बाजार हैं दुनिया भर के लिए, बावजूद इसके अगर हम मैन पावर के पोजीशन में भी सबसे बेहतर हैं, तब भी हम दुनिया के लिए जरूरी हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तब भी हम दुनिया के लिए जरूरी हैं। हमारी इकोनॉमी अगर बढ़ती जा रही है, तब भी हम दुनिया के लिए ताकतवर हो रहे हैं। इससे परेशान होकर ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है और ये हमको आपको समझना होगा। मोदी का विरोध करना या मोदी का समर्थन करना ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका काम है। एक लोकतांत्रिक देश में विरोध और समर्थन आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से होता है, वो होने चाहिए, आप करिए। लेकिन दूसरों की कहे पे, दूसरों के कहने के हिसाब से या दूसरों की वजह से आप मोदी को खराब कहें या अपनी डेमोक्रेसी को कमजोर करने की तरफ बढ़ें, ये ठीक नहीं है। इसलिए जब हिंडनबर्ग का भी मामला आया था तो हमने कहा था कि भाई इसकी साजिश की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसको ऐसी क्या पड़ी है। तो आज की स्थिति में जो लोग, देखिए मैं एक दो लाइन में एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग हिंदुस्तान में, भाई नरेंद्र मोदी का विरोध आप करिए, आपको करना है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अडानी का विरोध करना है, अगर आधार है आप करिए। लेकिन जब जब बाहरी शक्तियां आपके लोगों पर सवाल खड़े करती हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अडानी का विरोध हिंदुस्तान में एक बुद्धिजीवी तबका सिर्फ इसलिए कर रहा है कि अडानी और मोदी के संबंध हैं, और यह बात अब साबित हो गई है कि उस संबंध की वजह से अमेरिका में बैठा व्यवसायी जो सट्टेबाज है दुनिया भर का सबसे बड़ा, जिसने एक ऐसी साजिश रची थी कि मजबूर होकर, आप समझिए, आप ब्रिटेन की वेबसाइट, ब्रिटेन सरकार की वेबसाइट पे जाइए तो उस पर लिखा हुआ है कि मजबूर होकर महज 2 साल में इतनी ज्यादा परेशानी, जिस ब्लैक वेडनेसडे की बात मैं कर रहा था, कि मजबूर होकर ब्रिटेन को ERM से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि 3.3 बिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। उस वक्त के अगर आंकड़े देखें तो तकरीबन 3000 करोड़ रुपए होते 1992 में, जो अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में पाउंड स्टर्लिंग की बिकवाली से हुआ। वो व्यक्ति मलेशिया में, उसने फिर ऐसा ही काम किया। दुनिया भर के देशों में वो करेंसी को गिराने का काम करता है।
नजर उसकी हिंदुस्तान पर है। आपको समझना होगा। और अब तो ये साफ हो गया कि हिंडनबर्ग के पीछे भी वही है। हिंडनबर्ग को कौन पोषित कर रहा है? अमेरिका के कानून उसको पोषित कर रहे हैं। आप उसकी बहकावे में आ रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर हिंदुस्तान को आज जरूरत क्या है। समर्थन विरोध आपका अपना फैसला होगा, लेकिन बाहरी शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है। फिर बात होगी। नमस्कार।